आज कौन सा मुद्दा गूंज में गूंजने वाला है वो आपसे कुछ ही देर में आप देखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि आज की सारी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो जाए। यानी अब तक की आज की जो खबरें आपने मिस की है और नहीं की है, तो क्यों इन खबरों पर नजर आपकी रहने जरूरी है वो मैं आपको बता देना चाहती हूं। सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया अरविंद केजरीवाल को। यानी अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। ईडी ने कोर्ट में आज ये कहा कि उन्हें ईडी की कस्टडी नहीं चाहिए, यानी ईडी को अब उनकी कस्टडी नहीं चाहिए क्योंकि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसीलिए अब जो है वो ये चाहते हैं कि मसले पर आगे कार्रवाई करते हुए तब तक इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के हवाले से ईडी ने एक अहम खुलासा करते हुए कहा है कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर, जिस पर साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच शराब नीति की डील करवाने का आरोप है, वो केजरीवाल को नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट किया करता था। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी नजर डाल लीजिए। ये कोर्ट ही से आई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस को आईटी नोटिस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में आयकर विभाग ने कहा कि लोकसभा चुनाव तक विभाग कांग्रेस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि जो राहत कोर्ट से कांग्रेस को मिली वो ये है कि सियासत में नहीं, लेकिन जो है ये कह दिया गया है कि आयकर विभाग सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इस मसले को लेकर जानकारी दे। चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ी राहत मिल गई है। अब कच्चा तीवू द्वीप को लेकर भी एक बड़ी खबर आई। भारत और श्रीलंका के बीच जो ये कच्चा तीवू टापू स्थित है, उसका स्वामित्व श्रीलंका को देने को लेकर बीजेपी बड़ी हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कच्चा तीवू मामले को उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस देश की अखंडता से हमेशा खिलवाड़ करती रही है। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार ने कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौंप दिया था। चौथी खबर जो है वो बिहार से आई, जहां लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन के चक्कर में पप्पू यादव फंस गए हैं और पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में जाने के बावजूद चुनाव लड़ने पर वो अड़े हुए हैं। पप्पू यादव कांग्रेस से पूर्णिया में एक फ्रेंडली फाइट की मांग कर रहे हैं। वहीं पांचवी बड़ी खबर जो है वो बीजेपी के 400 पार के नारे से जुड़ी हुई है, जिससे कैसे पूरा किया जाएगा अब हर किसी के जहन में है। उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ साफ बता दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि दक्षिण में बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी और वहीं से 400 पार का रास्ता भी साफ होगा और इसीलिए आज की गूंज इसी खबर पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को एक तमिल भाषी न्यूज चैनल को 2024 के लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री की जो ड्रेसिंग स्टाइल थी वो एकदम तमिलनाडु के परंपरागत ड्रेसिंग स्टाइल से मैच करती थी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने पहले अपने साक्षात्कार में ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि 2024 की लड़ाई वो किसके भरोसे मैदान में उतर रहे हैं। जिस भरोसे के साथ 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो भरोसा कहां पर है, उसका केंद्र बिंदु कहां पर है? भरोसा दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी अपने बूते 370 पार करेगी और दक्षिण भारत के नतीजे से बीजेपी सबको चौंकाएगी। क्या ऐसा होगा? क्या यह संभव है? दरअसल बीजेपी 2014 और 2019 में उत्तर भारत के राज्यों में लगभग सारी सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। उसके बाद भी अगर बीजेपी खुद के आंकड़ों को बढ़ाने का दावा कर रही है तो जो सबसे बड़ा रास्ता है वो साउथ ही से निकलता है, क्योंकि दक्षिण भारत के 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये देखिए आप, 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसमें लोकसभा की कुल 132 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को 29 सीटें और 18% वोट मिला था। इंडिया के अगर उस पूरे गठबंधन को देख ले तो 65 सीटें 37% वोट मिला था और अन्य के खाते में आप देखिए 38 सीटें आई थी और 45% वोट गया। यानी 132 सीटों में बीजेपी के पास 103 सीटें अपने 2019 के आंकड़े के मुताबिक और पाने का मौका है।
लेकिन बीजेपी साउथ को लेकर जो दावा कर रही है वो एक रात का सपना नहीं है, बल्कि उसके लिए पूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, बीजेपी के रणनीतिकारों की मेहनत, ये क्या वाकई वो जो सपना है वो पूरा करवा पाएगी? इस पर बहस करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पिछले कई महीनों में इन 132 सीटों पर जो मेहनत चल रही है वो आपके सामने रखती हूं। इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या किया है। जनवरी 2 और 3 कहां का दौरा किया था? तमिलनाडु का, लक्षद्वीप का और केरल का। भारत के राज्यों में 16 दिनों की 7 यात्राएं, जिसमें राम मंदिर के उद्घाटन से पहले लगातार 3 दिनों का दौरा जो है वो इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री की यात्राओं के अलावा हर दक्षिण के राज्य के लिए बीजेपी ने एक अलग रणनीति पर काम जो है वो कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन बातों और मुद्दों पर फोकस किया गया जो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को स्थापित कर पाए। तमिलनाडु में आप देखिए ना, बीजेपी ने खुद का कैडर बेस जो है वो मजबूत करने की कोशिश की। अन्नामलाई के रूप में बड़ा चेहरा क्रिएट किया गया और ये रातों रात नहीं हुआ, लगातार काम इस पर होता रहा। छोटी पार्टियों के साथ जो है वहां पर गठबंधन किया। ये बीजेपी दक्षिण से उम्मीद लगाने के पीछे जो होमवर्क कर रही है वो आपको बता रही हूं। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन से उसे फायदा होगा। कैसे फायदा होगा अभी हमें बाकायदा जो है यहाँ इस डिबेट में पता लगाने के पूरा का पूरा मौका मिलेगा। जमीन पर आरएसएस की मौजूदगी का उसे फायदा क्या मिलेगा, और बड़ा मलयालम स्टार का जो चेहरा उभर कर वहां पर सामने आया है, क्या वो फायदा पहुंचा सकता है? ये वो तमाम चीजें हैं जो बीजेपी बार बार फ्रंट फुट पर आकर ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमारा ये होमवर्क है, हमारा ये काम है और इसी वजह से हम 400 पार जा सकते हैं। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहाँ बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ गठबंधन से फायदा हो रहा है। पवन कल्याण की जनसेना लंबे वक्त से बीजेपी की सहयोगी रही है। पवन कल्याण का आंध्र और तेलंगाना में अच्छा खासा प्रभाव है। तेलंगाना में केसीआर के बीमार होने और सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी साबित करने में वहां पर लगी हुई है। इससे बीआरएस के वोट बैंक पे बीजेपी सेन लगाने की जो है उम्मीद वहां पैदा करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी के सीधी टक्कर के कारण वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा जो है वो हैदराबाद के क्षेत्र में बीजेपी को पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि मिल सकता है। अगर कर्नाटक की बात करें तो ये इकलौता राज्य है जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में पहले से है। 2019 में बीजेपी ने अकेले कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने जेडीएस से भी गठबंधन कर लिया है। तो क्या ये सब उस तरफ इशारा कर रहा है कि 400 पार दक्षिण इस बार बनेगा द्वार? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके मैं उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ गूंज में, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल आपके सामने रख देना चाहती हूँ, और ये बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी बहस रहने वाली है। सारे खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल ये कि दक्षिण में बीजेपी की उम्मीद की वजह क्या है? कुछ जो पॉइंट्स बीजेपी बार बार जताती रही है वो तो आपके सामने रखे, लेकिन उम्मीद की सबसे बड़ी वजह क्या दिख रही है? बीजेपी की रणनीति को विपक्ष समझ क्यों नहीं पा रहा है? दूसरा बड़ा सवाल। और तीसरा ये कि उत्तर भारत जैसा नतीजा दक्षिण में क्या वाकई बीजेपी जो कह रही है कर पाने की स्थिति में है, कर पाएगी? डिबेट की मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल दर्शकों से भी लेना जरूरी है। सवाल ये कि दक्षिण से बीजेपी को क्यों उम्मीद है? आपको क्या लगता है? मोदी पर भरोसा नया विकल्प, मोदी पर भरोसा ये पहला आपके सामने ऑप्शन, नया विकल्प ये दूसरा ऑप्शन, और पता नहीं। इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एंड में ये रिजल्ट जो है हम अनाउंस करने वाले हैं। और अब जो इन सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान इंतजार कर रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बीआरएस के भारतीय राष्ट्र समिति के मन्ने कृषांक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जनता दल यूनाइटेड के अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे सतीश के सिंह साहब। सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का
यहाँ इस डिबेट में मैं स्वागत करती हूँ। सवालों का जवाब जो है मैं आप सभी से इस मसले पर चाहूंगी, प्लीज बिराजी से। लेकिन उससे पहले आज दर्शकों को एक बात कह देना चाहती हूँ। भाई जुमा के दिन यानी फ्राइडे को हमने एक डिबेट की थी और उस डिबेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गुरुवार को, माफ कीजिएगा, वो डिबेट की थी। उस डिबेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़े अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये तो प्रधानमंत्री थे, मैं कह रही हूं मनोज काका यहां पर मौजूद हैं। अगर उनके नेता इस देश के प्रधानमंत्री होते अखिलेश जी या कोई और भी होता, किसी भी विचारधारा का होता, अगर उन पर ऐसी कोई टिप्पणी की गई होती तो मैं फिर कह रही हूं कि मैं उसे डिफेंड करती और मैं हमेशा डिफेंड करती रहूंगी। देश के संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए ये मंच अपमानजनक शब्दों से लबरेज आरोप अगर आप लगाएंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। राजनीतिक अगर आरोप है और मर्यादित और संयमित भाषा में वो आरोप है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन अगर आप बिलो द बेल्ट हिट करेंगे, आप सामने वाले को अजीब और गरीब नामों से पुकारेंगे, तो ये मंच उसके लिए नहीं है। मैं पहले भी उस बात पर कायम थी और आज भी ताल ठोककर इस बात पर कायम रहूंगी। देश के किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो आज की तारीख में, या कल को कोई और पार्टी से जुड़ा हुआ कोई प्रधानमंत्री का चेहरा आ जाए, संवैधानिक पद पर इस तरीके की टिप्पणी अगर कोई भी पार्टी का प्रवक्ता करेगा, मैं नहीं उसे बर्दाश्त करूंगी। अब डिबेट की शुरुआत करते हैं और शुरुआत पक्ष विपक्ष की गूंज के साथ। प्रेम शुक्ला जी, 400 पार का नारा, क्या दक्षिण है इस बार आपका द्वार? और हाँ तो कितने कॉन्फिडेंट और कैसे लेकर आएंगे आप? कहां से कितनी सीटें लाएंगे? देखिए रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 पार का संकल्प पूर्ण करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यह जो हमारा संकल्प है इसकी पूर्ति होगी। जैसे आदरणीय मोदी जी ने 272 पार का नारा जब लगाया था 2014 में, तब हर किसी को उस पर आश्चर्य हुआ था, लेकिन जब 282 सीटें आई तो सारे हतप्रभ रह गए। इसी तरह से जब 300 पार का नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में लगाया, तब भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन 303 सीटें भारतीय जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का जनादेश दिया था। इसी प्रकार का जनादेश निश्चित तौर पर 400 पार का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प की पूर्ति भारत की जनता करेगी। जब 2014 में हम लोग बात करते थे कि हम पूर्वोत्तर भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, तो कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। जब तेलंगाना में हम कहते हैं कि सीटें जीतेंगे और विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें हमारी 2019 में थी और 4 लोकसभा सीटें आई, तो हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए विवश हुआ। कर्नाटक की पराजय के बाद भी जब कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की जो है वो गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 28 में से 26 सीटें जीतने में सफल हुई, तो हर किसी के लिए आश्चर्यजनक था। आंध्र प्रदेश में इस बार जिस तरह से तेलुगु देशम और जो है हमारी जो है पवन कल्याण की पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है, वो आंध्र में भी इस तरह से आश्चर्यजनक रिजल्ट देगा। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त यश को प्राप्त करेगी। जी रूबिका जी, मुझे ये बताइए कि मतलब आप ये मान गए हैं कि उत्तर में जो है आपको इस बार झटका लगने वाला है, इसीलिए आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं? देखिए उत्तर में भी हमको जो है बीजेपी का परचम लहराएगा। और आप देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जीतने में सफलता मिली थी। इस बार तो सपा और बसपा बुआ और बबुआ एक दूसरे के विरुद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने की स्थिति में है। आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में हम चुनाव जब हारे थे विधानसभा का, तब भी 29 में से 28 सीटें हमको जीतने में सफलता मिली थी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीती थी, हिमाचल की 4 की 4 सीटें जीती थी।
अब तो मान उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें जीती थी। नहीं, वो तो मैं समझ गई, लेकिन अब 25 में से 50 तो सीटें नहीं आएंगी ना भाई 10 साल के बाद मान लीजिए 25 में, लेकिन आपने कहा कम होंगी तो उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। तो वो जो कम होंगी आपको, आपने एकदम कम होंगी तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मतलब 2+2 आपने इतना सोच समझ के आपने, और आपको पूरा यकीन है भाई। अभी तो आप यू विल टेस्ट द वाटर ना सर, आप तो एकदम 400 पार वाला, ये कहीं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं है कि अब चर्चा इसी मसले पर होती रहे और बाकी ग्राउंड पर जो मामला है उस पर चर्चा ही ना होने पाए। देखिए ऐसा है, नहीं ग्राउंड की बातें हैं, देखिए रूबिका जी हम ग्राउंड की बातें ही कर रहे हैं। जब हमारे को 224 सीटों पर 50% से अधिक मतदान जनता ने 2019 में दिया, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 300 सीटों पर 50% से अधिक वोट पाएंगे और 370 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतेगी और 400 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ जीतेगी। इसीलिए तो हम जो बातें कर रहे हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर आए हैं की धरातल के अनुकूल कह रहे हैं। आपके दावे एक तरफ है और सच्चाई और ग्राउंड पर बातें एक तरफ है। नहीं, सच्चाई की बात कर रहा हूँ, सच्चाई रूबिका जी। अरे सर 2002 एक 10 सेकंड और दे दीजिए। सुनिए ना प्रेम शुक्ला जी, 400 आप ही ले जाएंगे, हमारे पास तो बाकी सब बैठ के क्या काजू कतली खाएंगे? जो है सिर्फ एक सीट थी। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, काजू कतली खाने का अगर उनको जनता दे तो खा ले वो। अच्छा मनोज काका, जनता को देने का अधिकार है ना, जनादेश देगा कौन? मनोज काका। जी 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 रूबिका बताएं। आपने सुना ना, उन्होंने पूरा कैलकुलेटर अपने सामने खोल दिया है, आपके, मेरे, सतीश जी के, बाकी सारे मेहमानों के, और कहा है कि देखिए हमारे पास इतनी सीटें हैं, यहाँ से हम ये लेकर आएंगे, वहां से ये लेकर आएंगे, और साउथ हमारा द्वार है, 400 पार साउथ बनेगा द्वार। नहीं, साउथ जो दक्षिण भारत है ये संपूर्ण भारत का द्वार है, वो कोस्टल एरिया है, आप जानती हैं। साउथ पर हम सबको गर्व होना चाहिए, वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई एरिया है और उस पर हमें जरूर है। साउथ और उत्तर पूर्व सब एक है, हम तो उसको मानते हैं। लेकिन वो एक जो बात है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले तो ये तय हो कि घर बचाएं कैसे। जिनको 150 सीटें नहीं मिलने जा रही, आप इनसे पूछ लीजिए केरल में इनकी कितनी सीटें आएंगी, आंध्रा में इनकी कितनी सीटें आएंगी, 0। तमिलनाडु में पिछली बार इनकी कई 129 सीटों में से इनकी सिर्फ वहां पर 29 सीट आई थी, उसमें सबसे इनका बेहतर जो प्रदर्शन था वो कर्नाटक में था, इनकी सरकार थी। अब तो वहां कुछ भी नहीं बचा है और इनके पास अब कहीं कुछ होने वाला नहीं था। कई राज्यों में जहां इनका वोट पहले 12% था, वहां अभी 11%, 10% पे आ गया है। तो अब इनसे पूछिए कि केरल में कितनी सीटें आएंगी, तमिलनाडु में कितने आएगी, आंध्रा में कितनी आएगी, सब जगह 0 बटा सन्नाटा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से अच्छा जीतेंगे, बिहार में कितना। अब आप इधर आ जाइए, पूर्वी भारत में आ जाइए, पूर्वी भारत में पूछिए बिहार में कितना जीतेंगे, पश्चिम बंगाल में कितना जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में कितना जीतेंगे, हरियाणा में इनकी क्या स्थिति है। तो अपने मुंह से अगर आपको कहना है तो आप सीधे कह दो कि हम 545-45 जीत लेंगे। आपको अपने मुंह से ही। अब सवाल यह है कि 10 साल सरकार में रहे लोगों ने सवाल पूछा है कि आप कहाँ, आपकी क्या हैसियत है, आपकी कोई जवाबदेही है कि नहीं। हाँ। लोगों ने प्रधानमंत्री जी से, आपने तो बात कहा, मैं खत्म कर, प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे देश की गरिमा, और वो प्रधानमंत्री सिर्फ पक्ष के ही नहीं विपक्ष के भी है, हम सभी के हैं। लेकिन उसको बनाए रखना, उसको बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, उनके गरिमा की। और प्रधानमंत्री जी को भी मैं समझता हूं कि इस तरह के शब्दों से तो परहेज करना चाहिए कि मैं तो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेता हूं, नहीं बोलना चाहिए उनको। निश्चित रूप से वो हम सबके प्रधानमंत्री और हर उसके गंभीर सवालों को उनको चिंता जाहिर करनी चाहिए। चुनाव के बाद उनको जवाबदेही उनकी होनी चाहिए कि इस देश में, जिसके लोकमत में, जिसके जनतंत्र में आपने चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, आपने कहा इन देश के नौजवानों से आपने वादा करा, और आपने अपने सदन में 9 साल के बाद कहा कि मात्र 7,21,000 दे पाए। आपने कहा साहब कि इस देश के किसानों की आय 2 गुना करेंगे, उसके प्रति आपकी कहीं भी कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखी। और इस देश में माताओं बहनों की क्या हालत है। आपने रुपए पर कहा, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि जब रुपए की साख गिरती है तो पूरे देश की साख गिरती है। आज रुपया कहाँ खड़ा है, 85 रुपए प्रति डॉलर के लोग खड़ा है, जो एशिया में 10 सबसे, सुनिए रुपया की रिपोर्ट है
कि जो एशिया में सबसे 10 ताकतवर करेंसी में हमारी करेंसी आती है, हाँ। आज उससे भी हम बाहर हैं। तो हालात हमारी खराब है, ये जवाब मनोज काका जी, कभी भी अमर्यादित शब्द और भाषा की अगर बात करेंगे मनोज काका तो जी, उसमें सबसे पहले हम तो उस नेता के सिपाही हैं। मनोज काका जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए और आवाज तेज कर लीजिए प्लीज, क्योंकि सतीश जी को आवाज नहीं सुनाई दे रही है मनोज काका जो बात कह रहे हैं। अब मनोज काका जी, आपने कहा संयमित भाषा में जितने आरोप लगाने लगाइए, मैं तो सुन रही हूं और सुनती रहूंगी। मैं कह रही हूं 40 मिनट तक आप बेरोक टोक बोल सकते हैं, लेकिन आप जब अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल, मतलब आप बड़े से बड़ा आरोप लगाइए ना। ये बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी को जवाब देना होगा, लेकिन अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को, सतीश जी, ये तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना, संवैधानिक पद है, झूठा, फ्रॉड, मक्कार, लालची, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल तो कोई सहन करेगा? कतई नहीं करेगा, मैं तो नहीं करूंगी। अब आपने आरोप लगाया, मैं जवाब देने का मौका दूंगी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मैं डिबेट में पहले एक बार सबसे ओपनिंग रिमार्क चाह लेती हूँ और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। हाँ माने साहब, ये तो प्रेम शुक्ला जी तो देखिए 7वें आसमान पर है। ओहो, देख रहे हैं आप कैसे गिनवा रहे हैं, 400 पार, और आपके दक्षिण को बनाएंगे द्वार। रूपिका जी, दक्षिण से शायद पैनल में आज मैं अकेला हूं, तो थोड़े टाइम में मुझे उतना ही दीजिए, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी तो 400 बोल दिए, पर देखिए 17 उम्मीदवारों में से 7 तो उम्मीदवार आपके सुबह पार्टी में भाजपा में ज्वाइन हुए, शाम में उनको टिकट मिल गया। 4 तो हमारे सिटिंग एमपी थे, 2 हमारे विधायक थे, 1 तो कांग्रेस का था। अगर सचमुच आप इतने ही बलवान हो तो क्यों आपके खुद के पार्टी के नेतागण के ऊपर क्यों आपको विश्वास नहीं है? क्यों आपको बीआरएस से या क्यों आपको कांग्रेस से चाहिए उम्मीदवार? इसी से समझ में आता है कि भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है। सच नहीं है क्या शुक्ला जी? नागर कर्नूल के कौन है, जहीराबाद के कौन है, बताइए। हमारे ही तो सांसद थे वो। और आपने बताया कि 2019 में आपने 4 जीता, 4 सांसद जीता, खुश है। पर वो 4 में से 3 महीने पहले जब असेंबली के चुनाव थे, 3 के 3 तो हार गए ना। बंडी संजय जी हार गए, आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बंडी संजय जी, हार गए चुनाव। धर्मपुरी अरविंद जी आपके सांसद थे, वो भी असेंबली इलेक्शंस में हार गए। देखिए, हम एक कहना चाहते हैं, रूपिका जी आपने बताया स्टार्टिंग में कि केसीआर जी बीमार है। केसीआर जी बीमार नहीं है, उनको चोट हुई थी, पर कल किसानों के लिए केसीआर जी बाहर आए, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार है रेवंत रेड्डी जी की 3 महीने से पानी नहीं छोड़ रही है। कल केसीआर जी बाहर आए, आज सुबह कांग्रेस सरकार ने पानी छोड़ा। ये असर है केसीआर का। अभी केसीआर खत्म नहीं हुए, चुनाव होते रहते हैं, पर एक बार अगर केसीआर लोगों के बीच में आ गए, आपको आश्वासन देते हैं आने वाले दिन किशन रेड्डी जी हार रहे, बंडी संजय हार रहे, जो रिसेंटली हाल ही में असेंबली इलेक्शंस में हार गए ना, फिर से अभी सांसद में हारने वाले। हाँ, देखिए ये गठबंधन इनको क्यों, आपने बोला पवन कल्याण का असर तेलंगाना में, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पवन कल्याण जी कभी 1 सीट भी नहीं जीते, तेलंगाना में नहीं जीते, आंध्र में तो खुद पवन कल्याण भी हार गए, यहाँ पे तो उनका असर भी नहीं है। अगर गठबंधन कर ले भी, यहाँ पे तो जनसेना कुछ उनका स्ट्रॉन्ग वॉइस ही नहीं है। मने साहब, मैं समझ गई आपकी हर भावना को, और देखिए हम यहाँ बैठकर दुआएं करेंगे। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपके नेता तंदुरुस्त रहे? आप कह रहे हैं एक बार आ गए तो सारे चारों खाने चित हो जाएंगे, तो प्रभु लाइए ना, किस बात का इंतजार है? लोकतंत्र में तो तगड़ी फाइट देखने में मजा आता है, आनंद आता है। अब 2024 निकल जाने के बाद थोड़ी किसी बात का आनंद आएगा। सतीश केसिंग साहब, क्या फाइट तगड़ी मिल रही है, या ये मान लिया जाए कि इस बार ये 400 पार वाले माइंड गेम में सबको उलझा दिया है? देखिए, माइंड गेम में तो उलझा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा क्यों दे रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। जो दक्षिण पे फोकस है, दक्षिण के दरवाजे की बात आप कर रही हैं, द्वार की, उधर फोकस क्यों है, एक बड़ा सवाल है। क्या ये 272 क्रॉस करने वाला है या 400 पार करने वाला है? ओहो, मतलब आप कह रहे हैं 272 भी मुश्किल है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना, आपने पूछा है सवाल, मैं बताता हूँ। जिस तरह से दक्षिण में प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं, तमिलनाडु खास तौर से, और केरल और इधर आंध्रा और तेलंगाना पे भी फोकस है, तो मान लीजिए कि 30-40 सीट ये बटोर लेते हैं,
हाँ। तो ये दोनों काम आएगा ना। एक तरफ वो 400 का जो इनका नारा है, और नहीं अगर कोई डेफिसिट हो गया तो भी, क्योंकि देखिए जिस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं, अब कच्चा तीबू का मुद्दा आ गया, फिर आप देखिए वो कैसे कैसे उम्मीदवार खड़े, अन्नामलाई कोयम्बटूर से, सुरेंद्रन वहाँ वायनाड से, जेडीएस को यहाँ मिला लिया, टीडीपी को वहाँ मिला लिया, और कहते तो लोग ये भी है विपक्ष वाले कि AIMIM और BRS भी मिला जुला के सैटेलाइट पार्टी में आती है। तो इन्होंने जो संरचना की है, जो बिसात बिछाए वो तो किया है, लेकिन मैं ये बार बार कहता हूँ, ये दक्षिण में इतने बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मैं पहला प्रयोग देख रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में अभी भी संशय है हाँ। कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिण का लिंगुआ फ्रैंका है। सीधा सवाल है प्रेम शुक्ला जी, उसका जवाब दे उससे पहले दो और मेहमान क्विकली आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए। क्या अभी का 272 या 400 पार, ये या तो इस साइड है या इस साइड है? अभिषेक झा साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है नर्वसनेस के चक्कर में ये बिल्कुल वो संजू वाला मामला है कि आप बताओ मत आप कितने कमजोर हो, बस ये दिखाते रहो कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, ताकतवर हूँ? रूबिका जी, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स। और जब हम चुनाव में होते हैं, राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं, तो जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। जनता जिनको आशीर्वाद देती है, मैंडेट देती है, वही सत्ता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुए वहां भी आपने नतीजे देखे किस तरह से कांग्रेस पार्टी को लगातार जो जहां पे सत्ता में थे ये लोग वहां हारना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि आधी लड़ाई तो मनोबल से जीत ली जाती है। चुनाव में भी जनता उन नेता को पसंद करती है जिनके मनोबल में ताकत होती है, जिनके अंदर क्षमता दिखती है। वैसे नेताओं को जनता नकार देती है जो दिशाहीन चलते हैं, बातें करते हैं, मुद्दा विहीन रहते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि किनको साथ लेकर कैसे चलना है, क्या करना है, कोई स्ट्रैटेजी उनके पास नहीं होती है। ऐसे नेताओं को जनता हमेशा से नकारते आई है। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए का जो कुनबा है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मजबूत भी होता चला जा रहा है। विभिन्न प्रदेशों में भी आप देख रहे हैं कि इनके साथ के घटक दल इनका साथ छोड़ कर लगातार एनडीए में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो ये जो नारा दिया गया है 400 पार, इस नारे से आपत्ति क्या है भाई? इस बहस में क्यों पड़े हैं कि भाई 400 पार करेंगे या नहीं? आप तो कोई नारा दीजिए अपने विषय में, आप तो बताइए, अपना लक्ष्य तो बताइए। ओके ठीक है, अपना लक्ष्य मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक ओपनिंग रिमार्क जल्दी से मैं चाहती हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन आप दे दीजिए। नहीं रूबिका, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपने बारे में कितना भी अच्छा से अच्छा प्रस्तुत करे, और यही तो राजनीतिक दल को कम से कम अपने लिए तो अच्छा बोलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव में पहले चरण के नामांकन का समय समाप्त हो गया। क्या आपको विपक्षी गठजोड़ की तरफ से मैं ये चुनौती दे रहा हूं रूबिका जी, किसी नेता ने आज तक ये कहा हो कि हम 272 पार कर रहे हैं? कोई एक नेता ऐसा दिखा आपको? नहीं दिखा। यहां तक कि कल जो रैली भी थी उसमें भी कोई बात नहीं हो पाई, भैया हमारा खाता खोल दो, भैया हमको जरा लड़ने दो, हमारे नेता जेल में चले जा रहे हैं, अंपायर बिक गया तो खिलाड़ी बिक गया तो खरीद लिया गया। और जब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से कुछ नहीं मिलेगा, सही बात है। मैं आज भी मानता हूं आंध्र प्रदेश में एक भी सीट जीत जाए तो चमत्कार होगा। मैं आज भी मानता हूं कि तमिलनाडु और केरल में बड़ी मुश्किल है, लेकिन क्या ये सबको नहीं पता है कि केरल में कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत प्रतिशत वहां ले जाकर खड़ा किया है, एक झटका लगा और वो जिसको कहते हैं ना कि विनिंग वाले पाले में जाकर खड़ी हो जाएगी। क्या ये देखा नहीं लोगों ने? क्या कन्याकुमारी जैसी सीट पर जहां कांग्रेस की 3 बार की विधायक विजय धारिणी चली आती है भारतीय जनता पार्टी में, क्या ये लोगों ने देखा नहीं कि दूसरी पार्टियों के बड़े नेता, और बड़ी अच्छी बात कही वो शायद बीआरएस के जो मित्र उन्होंने अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है इसीलिए तो हमारे यहां से। सच बात है, भाजपा के पास सेंटिमेंट होने के बावजूद साउथ में अच्छे नेता नहीं है, यानी वहां की भाषा बोलने वाले। जो सतीश जी कह रहे बातचीत हो पाएगी क्या? तो नरेंद्र मोदी तो चैनल भी वहां का पहला पकड़ लेते हैं इंटरव्यू के लिए। नरेंद्र मोदी तो राम मंदिर के लिए जाते हैं तो अनुष्ठान भी वहां जाके हर तरह की रामायण सुन लेते हैं। आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहां क्या हो रहा है? और मैं फिर से कह रहा हूं, दक्षिण भारत
जो इस बार देख रहा है वो राष्ट्रीय विकल्प की तलाश कर रहा है 60 के दशक के बाद 1960 आप ये कह रहे हैं राष्ट्रीय विकल्प की तलाश है इस वक्त साउथ को। मैं चाहती हूं आप ये डिबेट का मसला इसे रखा जाए और इस पर डिबेट हो जाए। डिबेट की शुरुआत कर रही हूं, आप दोनों स्क्रीन पर रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आपके ऊपर आरोप मन्ने जी ने भी लगाया, आपके ऊपर आरोप मनोज काका ने भी लगाया। सतीश के सिंह ये कह रहे हैं कि 272 या फिर 400 पार। आप समझ रहे हैं ना, या तो शुरुआत या फिर वहां तक जा पाएंगे। सवाल तो ये है कि इतने भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं आपको मैजिकल आंकड़ा। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे। देखिए हम 400 पार तो करेंगे ही करेंगे। देखिए रूबिका जी, उसके लिए आधार है। देखिए हम जब जो है 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो 136 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% ज़्यादा वोट थे। जब 2019 का चुनाव लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 224 सीटों में 50% से अधिक वोट मिले। 36 ऐसी सीटें थी जिसे एक दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशियों का जो कुल योग कर दें उनसे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिले। यानी 260 सीटों पर साफ तौर पर हमारा जो दूसरे नंबर का मुकाबला करने वाला है अगर बहुत अंतर पर है। इसी तरह से आप बीजेपी 400 पार ला रही है, मेरी बात पूरी कर मोदी के नाम पर ला रही। सर मैंने सबको पूरा मौका दिया। अब मेरे मन में जो प्रश्न है उसके फटाफट से आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट है, मोदी के काम पर भरोसा है, तो दूसरी पार्टियों के पास क्यों जाना? अपने बूते क्यों नहीं? मतलब उन लोगों को जो जिनको आप भ्रष्टाचारी कहा करते थे, आज वो सारे श्री 1008 हो गए हैं। अच्छा प्रश्न है आपका। मैं मेरी बात पूरी कर लूं फिर इस पर भी आता हूं। हम पिछली बार भी 436 सीटें लड़े थे। शेष सीटों पर हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। हमको 303 सीटें मिली। तब भी हमने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों को सरकार में सम्मानजनक स्थान दिया। यह हमारी गठबंधन बनाने की पुरानी आदत है। 1952 के चुनाव में भी पोस्ट पोल अलायंस करने वाली पहली पार्टी भारतीय जनसंघ थी। प्रेम जी, वो तो मैं मान गई। आप और मुझे पहला जो प्री पोल अलायंस भी हमने ही किया। आप तो देखिए महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं सर, मतलब बहुत टाइम तक कर्म भूमि रही है आपकी। जी, मैं कह रही हूँ बड़े ताल्लुक रखता हूँ, महाराष्ट्र यूपी से भी रखते हैं, इसीलिए कर्म भूमि कहा ना सर मैंने। अब आप जो है प्रभु ये कह रहे हैं कि वहाँ जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जिनको आप कहा करते थे, आज वो आपके साथ आ गए कि नहीं आ गए? हाँ कि ना? एक लाइन का जरा जवाब है। नहीं, जो भ्रष्टाचारी थे अभी भी वही हैं। शरद पवार जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे आज भी वही बैठे हैं। उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचारी वही बैठे हैं जो एक दूसरे को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो है दाऊद इब्राहिम का साथी शरद पवार को कहते थे। उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे के साथ दशकों तक सहयोगी के रूप में काम करने का मुझे सुअवसर मिला है। श्रीमान बाला साहब ठाकरे शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का आदमी कहते थे, मैद्याचा पोत्या, जिसका मतलब होता मैदे की बोरी, और ममद्या नाम का। अब मैं बीच में किसी के बोलता नहीं। रूबिका जी, ये क्या हो रहा है? नहीं, एक सेकंड मनोज काका, मैं मौका दूंगी। अरे मनोज काका, मैं मौका दूंगी, रुकिए ना, आप ही के तो सवाल पूछ रही हूँ। हाँ भाई, ये इतना अधीर क्यों हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं समाजवादी 400 पार कैसे जाने देंगे वो? श्रीमान मुलायम सिंह यादव को क्या क्या गालियां सोनिया गांधी ने नहीं दी? अखिलेश यादव राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहते थे? और जाने दीजिए। रामलीला मैदान प्रेम शुक्ला जी, तो आप ये मान लीजिए ना कि राजनीति में सब जायज है। रूबिका जी शांत रहे। रूबिका जी, मनोज जी ऐसे नहीं। मनोज जी अरे मनोज काका ने हैकलिंग करनी है। मनोज जी ठीक है, हैकलिंग कर लीजिए। मनोज जी एक सेकंड मुझे सवाल लोकतांत्रिक लोग हैं, फिर उसके बाद आपको मैं जवाब देने का मौका दूंगी। एक सेकंड रुक जाइए ना प्रेम शुक्ला जी। इतना भयंकर लोकतांत्रिक भी ना बनिए ना कि जो आ रहा है उसे आप ले लें। इतना लोकतांत्रिक भी ठीक नहीं है ना। इनकी तरह नीचे उतरो। नहीं, मैं इसकी नहीं, मैं तो पार्टी की बात कर रही हूँ। मैं तो पार्टी की बात कर रही हूँ। कम से कम मर्यादा ओके प्रेम शुक्ला जी, 20 सेकंड उसके बाद। हाँ, 20 सेकंड के बाद मनोज काका 20 सेकंड में जवाब पूरा। नहीं रूबिका जी, मैं शो छोड़ कर चले जाता हूँ। काहे कि इतना समय नष्ट कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आप लोग बोल दीजिए जो बोलना है। नहीं, ऐसे थोड़ी। मुझे लगातार जो है आपने एक बार
आपने एक बार 1 मिनट पूरी मुझे बात रखने का मौका नहीं दिया। हाँ। प्रश्न आप मुझसे कुछ कर रही हैं नहीं, और उत्तर देने का अवसर नहीं दे रही हैं। यही आरोप ऊपर मनोज से काका के बीच में चिल्ला रहे हैं। ओपनिंग में आपने पूरा अपना ओपनिंग भाषण दिया मैंने बीच में और सबने दिया है। मैंने ओपनिंग रिमार्क पे भी आप जो मुझे आप अपनी जवाब अच्छा उत्तर दीजिए ना। ओके उत्तर दीजिए मनोज काका प्लीज बीच में हाकल मत कीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। आप मेरा प्रवाह तोड़कर क्या उत्तर पाने वाली हैं? सर प्रवाही तो तोड़ा है, आपका सपना उम्मीद थोड़ा ही तोड़ दी है। हाँ, प्रवाही तो तोड़ा कृपा है करके अवसर दीजिए ना। हाँ, ये मेरा भी अधिकार है ना कि मैं अवसर मांग लूं। हाँ लीजिए। इतना लोकतांत्रिक तो आपसे भी होने की मुझे अपेक्षा है। ठीक है आप जवाब तो दे दीजिए। जी देखिए वही मैं जवाब दे रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार हम जो है एक सीट पर 2009 में एक सीट पर हमारी 3 लाख से अधिक का अंतर था। 2019 में ऐसी सीटों की संख्या 136 हो गई जिसमें हम 3 लाख के अंतर से जीते। हम 53 विधानसभा चुनाव हुए हैं 2014 के बाद, 30 में हम जीते हैं। तो हमारी जीत का 60% हमारा प्रतिशत है। हम लगातार अपना विस्तार कर रहे हैं और इसी विस्तार के नाते हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ेगी। अब हम पर आरोप कौन लगा रहा है? श्रीमान मनोज काका की जो पार्टी है, उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जमानत बचती है क्या इनकी? उत्तर प्रदेश में भी 2014 में 5 सीट, 2019 में बुआ जो हैं उनके चरण पखारने के बाद भी बबुआ की पार्टी 5 सीट पर ही सिमट गई। इस बार इनका खाता खुल जाएगा क्या, इसकी भी कोई जो है विश्वास नहीं है। रामपुर की सीट और आजमगढ़ की सीट उपचुनाव में बुरी तरह हारे हैं। ओके और बकरी चोरी के अभियोग में जाने के बाद भी आजमगढ़ कोई सहानुभूति नहीं बटोर पाए। आप जवाब दीजिए। तो इस दशा के बाद भी आपका परिवार नहीं समझ रहा है, आप 400 की बात कहाँ कर रहे हैं? आप बताइए आप कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? ऑल राइट मनोज काका, हम उतनी सीटें लेके आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सरकार से बेदखल हो जाए। देखिए आपने संवाद शुरू किया दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, 5 राज्य में आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी 0, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी 0, सपा कहाँ प्रत्याशी है? केरल में सपा का प्रत्याशी कहाँ है दक्षिण भारत? 2 राज्यों में सपा के प्रत्याशी कहाँ जरा बता दीजिए। कर्नाटक में सपा दक्षिण भारत में कहाँ है? एक बार बोलने दीजिए हमको, पहले एक बार बोलने दीजिए। बाहर कहाँ है सपा? हाँ ठीक है, बीच में बोल रहे थे जरा इनको। नहीं फिर बीच में रुक, नहीं बीच में जब मैंने रिक्वेस्ट किया सर रुक गए थे, मत कीजिए। ओके सर मैं आपकी बात नहीं, उसके बाद नहीं किया उन्होंने, उसके बाद नहीं किया सर। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। अब हैकल नहीं। मनोज जी सवाल का जवाब चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं आप आंकड़ा देने से क्यों कतरा रहे हैं? कितनी सीटें? आंकड़ा दे दीजिए ना। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें? उत्तर इंडिया गठबंधन की 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 150 सीट नहीं पा पाएगी। ये नोट कर लीजिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 हराएंगे, बिहार में हार रही, पश्चिम बंगाल में हार रही, दक्षिण भारत में कर्नाटक में जहाँ बीजेपी 25 सीट आई थी वहाँ बीजेपी 2-4 सीट पर समझ जाएगी। 300 पार आ गया है आंकड़ा। इंडिया गठबंधन 300 पार। डॉक्टर हर्षवर्धन यही आप कह रहे थे ना कि इन्होंने आंकड़ा दिया, आप ला रहे हैं, कह दिया है उतनी सीटें ला रहे हैं जितने में बीजेपी हार जाएगी। वो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें आ रही हैं। नहीं मनोज काका ऐसी भी बातें मत बोलिए ना कि हलक से नीचे ना उतरने पाए। मतलब इतना मैं आपका साथ दे सकती हूँ पर इतना भी नहीं ना। देखिए रूबिका जी, साथ दीजिए। आप तो स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर है। मैं तो चाहूंगा कि आप विपक्ष का और इस देश के 140 करोड़ जनमानस का साथ दीजिए। ना मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी सर। कोई भरोसे नहीं है मनोज काका जी। नीचे समाजवादी पार्टी हटके और बीजेपी आ जाए, बीजेपी हटके वहाँ पे समाजवादी आ जाए, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो रिस्क ले ही नहीं रही। मैं ये अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए रूबिका जी, मैं क्योंकि बार बार एक बात कहता हूं कि हमेशा आपको आधार देखना चाहिए। जब आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि वो कहां से जीतेगी, तो ठीक यही बात 2014 के पहले त्रिपुरा और हरियाणा के लिए कहा जाता था। 10 की 10 सीटें हरियाणा की जीत लेगी तो अकल्पनीय था। लोग कहते थे कि कहां बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें।
उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीत लेगी, कहां बात कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ के बाद हुआ। दक्षिण की अगर बात करें, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से अपनी ताकत बनाई, जनसंघ के समय से ताकत बनाई। तेलंगाना में उसने अपने आप को खड़ा किया। ये ठीक बात है कि अगर आप कहें तो अभी वो बहुत मेजर पार्टी नहीं थी, उसका नुकसान उसे हुआ। बीआरएस खत्म हुई, अगर नेशनल अल्टरनेटिव में वो खड़ी होती, नहीं दिखी तो कांग्रेस मिल गया। लेकिन कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव जो जीतने का है उसको भी आप समझिए। दक्षिण राष्ट्रीय विकल्प देख रहा है, दक्षिण भारत क्षेत्रीय पार्टियों से ऊब गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे जब, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कह रहे हैं, क्या ऐसा है सतीश जी, राष्ट्रीय विकल्प साउथ ढूंढ रहा है और वो वॉइड कोई और नहीं पीएम मोदी पूरा करेंगे? देखिए, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी तो क्षेत्रीय विकल्प ढूंढ रही है और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हर्षवर्धन जी को कहां से पता चला कि वहां की पार्टियां जो है राष्ट्रीय विकल्प ढूंढ रही है। और ये तो ऑब्वियस बात है कि ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये तो विधानसभा का चुनाव नहीं है। लेकिन आपका बैरोमीटर क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं, अगर आप इजाजत दें। हाँ। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय विकल्प देख रही हैं, मैं देश के जनमानस की बात कर रहा हूं। पार्टी थोड़ी ना चुनती है कि वो तय करे किसको क्या है। दक्षिण भारत की जनता, जिसको कहते हैं ना दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ी है सतीश जी, जो 1967 में कांग्रेस पार्टी वहां से गायब हुई, जिसको खड़ा होना था मजबूती से डीएमके के एंटी हिंदी एंटी नॉर्थ वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ, नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी वो साहस दिखा रहे हैं। वो भारत को एक करने, काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, और जिस तरह से केरल जैसे राज्य में, केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव बहुत पहले से, लेकिन वहां की डेमोग्राफी ऐसे थी। अब एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का लड़ना पत्तनमतिट्टा से, वो अपने आप में बड़ी खबर है वहां की राजनीति को समझने वाले। और जब मैं वहां, निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के बारे में हम यहां से बैठ के बहुत नहीं कह सकते, लेकिन वहां के जो, देखिए हर्षवर्धन जी, सीधी सी बात, इसको आप सीधे में बात करिए। देखिए, कोई पार्टी दूध से धुली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओडिया में, जिसको कहते हैं हम, जिसको बोलते हैं ना ओडिया, हम लोग की भाषा में ओडिया में, लोगों को जुटा रही है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सब सीधा एकदम नंगा युद्ध है। और उसमें जो करना करे, ये सब चाल चरित्र चेहरा सब दफन हो चुका है। ये सब मत बोलिए कि ये अनुसंधान और ये विधान और ये इस तरह से बातें की जा रही हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, ध्वस्त करना है सामने वाले को, साम दंड भेद तो यही तो मैं कह रहा हूं। आप कहां से, मैंने जो बोला नहीं वो भी सतीश जी अपने आप बोल, मैंने तो ये, मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला उसका जवाब दीजिए ना। मैंने बहुत स्पेसिफिक बात की। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा उसी के साथ। आप चूंकि जहां वो कमजोर है, चूंकि ये कहा है कि अब हराना है, मंशा सिर्फ ये है, साम दाम दंड भेद। 10 सेकंड में प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब और उसके बाद ब्रेक। मुझे बोलना है। जी रूबिका जी, लेकिन हम तो जो है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से समग्र देश को एक करके विकसित भारत बनाया है, उसके विश्वास पर मत मांग रहे हैं और ये हमारा अधिकार है। मत भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या उड़िया में सबको एक साथ लेकर आ रहे हैं। वो आप जिसे अपनी वॉशिंग मशीन कह दीजिए, गंगा कह दीजिए, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, वो कह रहा है पार्टी का तो विकास है। और वो इसलिए क्योंकि सामने वाले को आपको किसी भी कीमत पर हराना है। मैं अब ट्विटर रिजल्ट आपके सामने रखना चाहती हूं। आज हमने सवाल क्या पूछा, दक्षिण से बीजेपी को क्यों उम्मीद है? 51% कह रहे हैं क्योंकि मोदी पर भरोसा है। नया विकल्प दक्षिण ढूंढ रहा है, 28% ये कहते हैं। और पता नहीं कहने वाले 21%, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, पता नहीं में 21% लोगों ने वोट किया है।